खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। न्यूज़ एट 10 में डालेंगे देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर। सबसे पहले खबर है भारतीय संगीत से जुड़ी हुई, जहां भारतीय संगीत ने एक बार फिर लहराया परचम। फ्यूजन बैंड शक्ति और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने जीते हैं ग्रामी अवार्ड। साथ ही संसद के बजट सत्र पर होगी नजर। आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का लोकसभा में देंगे जवाब। इसके साथ ही तमाम अपडेट होंगी झारखंड के चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट से जुड़ी हुई भी। साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी से जुड़ी खबरें भी होंगी। शुरुआत न्यूज़ एट 10 सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब। नकल और पेपर लीक के खिलाफ भी पेश होगा बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। काशी में ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से वजू खाने समेत इमारत के नीचे मिले 10 तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग, जबकि मुस्लिम पक्ष ने केस की मेंटेनेबिलिटी पर उठाए हैं सवाल। झारखंड में नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आज होगा फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी रहेंगे मौजूद। सरकार बनाने के लिए 41 सदस्यों का समर्थन जरूरी। दिल्ली में बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल के बाद अतीशी ने क्राइम ब्रांच से मांगे सबूत। आज ने देना होगा दोनों सदनों को जवाब। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण जनजीवन पर असर। मैदानी इलाकों में बारिश ने भी बढ़ाई परेशानी। अगले 2 दिन ऐसे ही मौसम रहने के आसार। और ग्रैमी अवार्ड में मची भारतीय संगीत की धूम। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति ने जीता बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने जीता दूसरा ग्रैमी। न्यूज़ एट 10 की शुरुआत करते हैं और शुरुआत एक बढ़िया सी खबर के साथ। संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह में से एक ग्रैमी अवार्ड आज लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ है। इसमें भारतीय संगीत की धूम मच गई है। कुल 5 अवार्ड भारतीय कलाकारों के नाम हुए हैं। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को इस साल का ग्रैमी अवार्ड मिला है। इनके बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब दिया गया है। इस एल्बम में 8 गाने हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस बैंड में शंकर महादेवन, जॉन मैक्लालिन, जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन जैसे टैलेंटेड कलाकार हैं। दिस मोमेंट 45 सालों में शक्ति का पहला नया एल्बम है। इस बैंड के अलावा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने अपना दूसरा ग्रैमी जीता है। तो ग्रैमी अवार्ड समारोह में भारत की धूम और साथ ही भारत ने फहराया परचम और भारत के नाम हुए 5 ग्रैमी अवार्ड। Amazing experience for us, and we want to thank our leader and mentor John McLaughlin, who couldn't be here. He's the 5th member of the band, but the leader of the band as well. And it's our 50th year as a band. They don't look like it, but anyway, they don't. But it's great that it happened. तो भारतीय संगीत की एक बार फिर मची है धूम। फोन लाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता जया सिन्हा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। जया, भारतीय संगीत ने एक बार फिर से परचम लहराया और एक बार फिर से धूम मची है। जो ग्रैमी अवार्ड है वो हमारे नाम हुआ है और सुबह की खबर ये जो है एक खुशनुमा खबर के साथ हुई है। की बात करें
तो ग्रैमी जो अवार्ड्स होते हैं सबसे सम्मानित अवार्ड्स हैं ये संगीत की दुनिया में, और बहुत ही विविध कैटेगरी में दिए जाते हैं। करीबन 60 से ऊपर इसमें कैटेगरीज हैं जिसमें ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और ऐसे में भारतीय संगीतकार, भारतीय संगीत का डंका यहाँ भी साफ तौर पर बजता नजर आया। 2023 की अगर आपको इसमें यादें ताजा हो गई, क्योंकि 2023 की शुरुआत ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड से हुई थी, गोल्डन ग्लोब से हुई थी, और जिस तरह से हमने देखा था कि नाटू नाटू ने वहां पर अपना परचम लहराया था ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर में, यहाँ पर भी इस साल की शुरुआत भी काफी सुखद एहसास के साथ हुई है। द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, भारतीय संगीतकारों ने वैश्विक मंच पर अपना झंडा गाड़ा है, और यहाँ पर काफी ऐतिहासिक है जिस तरह से शंकर महादेवन ने ये पुरस्कार हासिल किया है। शक्ति ने ग्रैमी जीता है इस एल्बम के माध्यम से। इस एल्बम के जरिए 4 शानदार भारतीय संगीतकारों को ग्रैमी पुरस्कार उन्होंने हासिल किया है, अपनी झोली में डाला है। और शंकर महादेवन, सेल्व गणेश विनायकाराम, करेश राजगोपालन, उस्ताद जाकिर हुसैन ने तो जो मशहूर विख्यात तबला वादक है उन्हें इतिहास रचा है। एक ही शाम में उन्होंने लगातार ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन ने बांसुरी वादक राकेश चौरसिया के साथ अपना दूसरा ग्रैमी पुरस्कार भी जीता। आपको बता दें, नॉमिनेशंस की बात बता दें, नॉमिनेशंस में भी भारतीय जो संगीतकार हैं उनका डंका बजा। ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया राकेश चौरसिया को, जिसमें उन्होंने विजय हासिल की। सर्वश्रेष्ठ पॉप इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के लिए उनको नॉमिनेट किया, वहां भी उन्होंने विजय हासिल की, यानी कि 2 ग्रैमी पुरस्कार राकेश चौरसिया जो भारतीय बांसुरी वादक हैं, बेहद मशहूर, विख्यात, प्रख्यात। और सर्वश्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन के लिए भी उनका नॉमिनेशन था, यानी कि उन्हें 3 नॉमिनेशन मिले थे आज ग्रैमी पुरस्कार के लिए, और उसमें उन्होंने 2 जगह विजय हासिल की है। यहाँ पर आपको बता दें कि बेहद शानदार, बेहद यादगार, और एक जो मशहूर म्यूजिक कंपोजर हैं आपके विक्रम घोष, उन्होंने भी इस बात को लेकर जिक्र किया कि किस तरह से ग्रैमी पुरस्कार में अगर हम बात करें तो भारत का जो ग्लोबल पावर है उसकी एक झलक देखने को मिली। 66वें ग्रैमी अवार्ड में अबंडेंस इन मिलेट के लिए को भी नॉमिनेशन मिला था, और इस पुरस्कार के इस नॉमिनेशन में अगर आपको बता दें, अबंडेंस इन मिलेट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन मिला। इस गाने को भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार फाल्गुनी और गौरव शाह ने बनाया है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर लेखक हैं, उन्होंने इसे मिलकर लिखा है, और इस गाने में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के अंश भी जोड़े गए हैं। और जिस तरह से आज एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है भारत, उसकी एक साफ झलक इस अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कारों में भी साफ तौर पर नजर आई। आपको बता दें कि जो पश्तो गाना है जिसके लिए बेला फ्लेक और सेल्गिस एडगर के साथ उस्ताद जाकिर हुसैन ने ये पुरस्कार हासिल किया है, और इस एल्बम में राकेश चौरसिया का नाम भी शामिल है। तो यहाँ पर एक बड़ी जीत भारतीय संगीत के लिए, भारतीय संगीतकारों के लिए, नवाचार के लिए, जिस तरह से अपनी नई धुनों के साथ आज वो पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। जी हाँ जया, सही कहा आपने कि भारतीय संगीत की एक बड़ी जीत हुई है ग्रैमी अवार्ड जीतने के साथ, और पहले भी हमने कई अवार्ड जीते हैं। विश्व पटल पर हमारा एंटरटेनमेंट और संगीत से जुड़ा जो नाम है वो और रोशन हो रहा है। साथ ही आपको ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो बैंड है उसने 45 साल बाद इस तरीके की एक नई तरीके की एल्बम को रिलीज़ किया और सीधा ग्रैमी अवार्ड जीता। बिल्कुल, सिंगर शंकर महादेवन आप जानते हैं कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हम उन्हें लगातार बतौर संगीतकार, बतौर गायक हम उन्हें देखते हैं, कई पुरस्कार उन्होंने हासिल किए हैं। और लेकिन जब इंटरनेशनल म्यूजिक की बात आती है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीरीन की बात आती है, तो एक ये अलग श्रेणी है जिसमें आपको हमारे संगीतकार, जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक अरीना है उसमें भारतीय संगीतकार आपको उभरते हुए नजर आएंगे। शंकर महादेवन एक बहुत पुराने रॉक स्टार हैं, और फिर उन्होंने फिल्मों का रुख किया, और उसके बाद फिल्म संगीत में ही कहीं घुलते मिलते नजर आए। लगातार वो पुरस्कार जीतते हैं। जो इनका ये बैंड है, शक्ति बैंड, इस बैंड के जरिए वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्रिएट करते हैं, वो संगीत क्रिएट करते हैं जिससे
के जरिए वो आज पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं। 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार वो जीत चुके हैं, जिसमें वो 3 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में भी विजेता रहे हैं। लेकिन एक बतौर बैंड मेंबर के रूप में, एक बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट, पॉप आर्टिस्ट के रूप में हमें उनकी प्रतिभा विरले ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर उनकी बैंड ने ये संगीत क्रिएट किया जो कि इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उसे 66वें ग्रैमी पुरस्कारों में शामिल किया गया और वहां पे उसने पुरस्कार जीता। आपको याद है कि आखिरी बार उन्होंने ब्रेथलेस के लिए भी काफी पुरस्कार जीते थे जब उनकी इंडिपेंडेंट म्यूजिक एल्बम उस वक्त रिलीज हुई थी। लेकिन इस बार शक्ति के साथ 4 अलग अलग जो जॉनर के म्यूजिशियंस हैं वो एक साथ आए, एक बैंड पे उन्होंने काम किया और यहाँ पर वो इतना खूबसूरत उसका आउटकम रहा कि वो ग्रैमी पुरस्कार में जाकर विजय हासिल की है इसने। जय, यहाँ मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि शक्ति बैंड जो है उन्होंने ये ग्रैमी अवार्ड जीता और उसकी जो एल्बम है द मोमेंट्स, उसके लिए ये जो कैटेगरीज हैं उसमें अवार्ड दिया गया है। अगर मैं इस मोमेंट्स के बारे में, दिस मोमेंट्स जो एल्बम में जो है उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँ तो दिस मोमेंट्स में किस तरीके का संगीत जो है वो प्रस्तुत किया गया है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार यहाँ पर जीता है इसमें शंकर महादेवन ने। और इस पुरस्कार के लिए काफी नॉमिनेशंस थे। आपको बता दूं कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि करीब 70 से ऊपर कैटेगरीज में यहाँ पर अवार्ड दिए गए जा रहे हैं इसमें ग्रैमी पुरस्कारों में। सो जो ये वाला जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड के लिए था, इसमें इस एल्बम को जो इन्होंने जीता है, इसमें आपको बता दूं कि हिस्ट्री, आई टोल्ड देम, ब्रूना बॉय, डेविडो, टाइमलेस, इसमें वो एल्बम्स को जगह दी जाती है जिसमें करीबन अगर हम ग्रैमी की अगर अवार्ड की सेरेमनी की अगर हम बात करें तो 75% प्लेइंग टाइम ऑफ न्यू वोकल और इंस्ट्रूमेंटल ग्लोबल म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स उन तमाम एल्बम को इस श्रेणी के लिए दिया जाता है, जिसमें शक्ति ने विजय हासिल की। इसमें सुजाना बाका, बोकांटे, बूना बॉय, डेविडो, ये तमाम बड़े दिग्गज नाम हैं जिनकी एल्बम्स को नॉमिनेट किया गया और इस शक्ति को इसमें यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि शंकर महादेवन एक बहुत ही फेमस संगीतकार हैं, पार्श्व गायक हैं और जब वो अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बात करते हैं तो वो शक्ति अपनी जो उनका बैंड है उसके साथ वो सामने आते हैं। तो विविध गानों के साथ इस एल्बम को उन्होंने रिलीज किया था। इसमें 8 गाने हैं जिसमें से एक गाना द मोमेंट, आई थिंक इट स्ट्राइक द कॉर्ड विद द जूरी एंड दैट्स व्हाई इट वॉन द ग्रैमी। धन्यवाद जया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज भारतीय संगीत ने एक बार फिर धूम मचाई है और ग्रैमी अवार्ड में शक्ति बैंड को जो है वो ग्रैमी अवार्ड मिला है। और आपको बता दें कि बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी दूसरा जो है ग्रैमी अवार्ड जीता है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मार्केट में तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में NPS से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना NPS ओपन किया। अब NPS की ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है,
कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई। लोकसभा में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले इस आखिरी संसद सत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण दिया था और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। इसके अलावा आज लोकसभा में सरकार प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने से जुड़े सख्त प्रावधानों वाला एक बिल पेश करेगी। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 बिल को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे। इस बिल के जरिए सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं बात करेंगे राज्यसभा की कार्यवाही की, तो राज्यसभा की कार्यसूची पर एक नजर डालें तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदान मांगों 2023-2024 को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगी। साथ ही वित्त मंत्री वर्ष 2023-2024 के लिए जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण भी पेश करेंगे। वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अंतरिम बजट 2024-2025 को आज सभा पटल पर रखेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर राजेश राज जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे पूछना चाहें, संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है अगर विधायी कामकाज के हिसाब से देखा जाए, जहां लोकसभा में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है उसका जवाब देंगे। साथ ही राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधेयक है जो पेश किए जा सकते हैं। देखिए भावना, आज लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बकायदा शुक्रवार को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दिन भर चलती रही, या यूं कहें कि देर शाम तक चलती रही। और आज उस चर्चा को आज पूरी कराई जाएगी और शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा का जवाब देंगे। चूंकि नेता सदन पीएम मोदी हैं, लिहाजा लोकसभा में इस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने की परंपरा नेता सदन की रही है। और ऐसे में निश्चित तौर पर 5 वर्षों की जो उनकी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उस पर तमाम लोगों की नजरें रहेंगी और आने वाले समय में क्या कुछ सरकार रोड मैप पेश कर सकती है उसका जिक्र भी उनके संबोधन में जरूर होगा। चूंकि ये चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पर अप्रैल और मई के महीने में चुनाव जो है वो लोकसभा के कराए जाने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर कटाक्ष भी जरूर करेंगे, यह निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो पेपर लीक से संबंधित जिस विधेयक को लाने की बात की जा रही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं वो इस विधेयक को लेकर आएंगे। और अमूमन ये देखा जाता है भावना कि छात्र या युवा जो है जो परीक्षा देने के लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बैठने के बाद उनके प्रश्न पत्र जब लीक हो जाते हैं तो कई बार जो मेधावी छात्र हैं उनके सामने उनके अस्तित्व का संकट खड़ा होता है। और इसी नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए भारत सरकार एक कानून बनाने की कवायद कर रही है। इस संदर्भ में यह विधेयक जो है बेहद महत्वपूर्ण विधेयक हम कह सकते हैं। और इस विधेयक को लाने के बाद जब ये विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होगा तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति की रजामंदी के बाद कानून का शक्ल लेगा और छात्रों युवाओं के सामने जो रोजगार का संकट खड़ा होता है उसमें यह मील का पत्थर साबित हो सकता है। भावना जी राजेश, ये तो बात हुई लोकसभा की। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो वहां पर भी केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव आज जल संरक्षण से जुड़ा जो एक विधेयक है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव सदन में रखेंगे।
हाँ, देखिए कई विधेयक जो हैं वो जो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो अंतरिम बजट है वित्त मंत्री उसको भी लेकर आएंगी राज्यसभा में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो है उसको पूरी कराने की कोशिश की जाएगी। और ये दोनों सदनों की कार्यसूची पर अगर एक नजर डालें तो दोनों सदनों में यह जो कार्यसूची है उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो लिस्टेड है, वो सूचीबद्ध है और हर हाल में सरकार चाहेगी कि इसे जो है वो आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है उसको पूरी कराई जाए। इसके अलावा तमाम जो विधायी कार्य जिसका जिक्र आपने अपने एंकर में किया है उन विधेयकों को सरकार भी जो है वो पारित कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि बजट पर भी आने वाले दिनों में चर्चा होनी है और यह संसद के बजट सत्र का यह जो सत्र है ये बहुत छोटा सत्र होता है, मात्र 9 फरवरी तक ये बैठक आहूत की गई है। तो हर हाल में सरकार की कोशिश होगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है उस पर नेता सदन का रिप्लाई हो जाए और बजट जो है वो पारित हो जाए, ताकि देश की पूरी अर्थव्यवस्था बजट से संचालित होती है। लिहाजा सरकार हर हाल में चाहेगी कि बजट जो है 9 फरवरी तक पारित करा दिया जाए। जी राजेश, यहाँ मैं साथ में ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के जरिए, अपने आप में ये चर्चा बहुत ही उपयोगी रही है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आएगा, उसमें पिछले 5 सालों में जो भी सरकार की सफलताएं हुई हैं या सरकार ने जो काम किए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपने धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा पर के जवाब में रखेंगे। बिल्कुल, मैं देख रहा था कि जो रांची के सांसद हैं संजय सेठ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो झारखंड से संबंधित जो कार्य भारत सरकार के द्वारा किए गए उसका वो लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे थे, चाहे वो रेलवे का काम हो, नेशनल हाईवे का काम हो, फिर इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया कार्य हो, तमाम जो भारत सरकार के जितने उपक्रम हैं उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसका वो लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे थे। तो इस तरह से अपने अपने राज्यों के विकास कार्यों की जो गाथा है उसको संसद के इस वर्तमान सत्र में राष्ट्रपति के भाषण और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ताधारी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई है कि सरकार ने पिछले 1 वर्ष में क्या किया या पिछले 5 वर्ष में क्या किया। वहीं विपक्ष के जो सांसद हैं वो हर हाल में सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार के द्वारा लिख कर दिया गया अभिभाषण, सत्ता और विपक्ष दोनों जो है। ठीक राजेश, चलिए राजेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम अपडेट के लिए बने रहिएगा क्योंकि आगे आपसे फिर से अपडेट लेंगे। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामलला के दर्शन के लिए लोगों में अपार उत्साह है। देवभूमि हिमाचल में राम भक्त अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सके, इसके लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदौरा रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राम भक्तों और भारत के लिए ये बहुत बड़ी विजय है। पाँच 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। राम भक्तों की वर्षों की प्रतिज्ञा पूरी हुई है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से अयोध्या धाम जी के लिए पहली ट्रेन राम भक्तों के जत्थों के साथ रवाना हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने 500 वर्षों का इंतजार खत्म करवाया है। राम भक्तों के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ी विजय है। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं और खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दी है। परिसर में मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अलावा कोर्ट हिंदू पक्ष की उस मांग पर भी सुनवाई करेगा जिसमें हिंदू पक्ष ने परिसर के सभी 10 तहखानों को खोलकर वहां सर्वे की मांग की है। अब केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक है कि नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती।
विकास सारथी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आपसे पूछना चाहेंगे कि दो मामलों पर आज सुनवाई होने वाली है। एक तो ये कि कैसे मेंटेनेबिलिटी देखी जाए और साथ ही साथ जो 10 तहखानों की बात की जा रही है, जहां पूजा अर्चना की बात की जा रही है, उस पर सुनवाई और आगे कैसे आगे बढ़ेगी? जी भावना, बिल्कुल इन दो पहलुओं पर ही सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की ओर से जो मांगे हैं, ये दो मांगे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि मेंटेनेबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तय करना चाहिए, क्योंकि निचली अदालत ने कई आदेश पारित किए हैं, जबकि मेंटेनेबिलिटी की उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मांग को ठुकरा दिया था और ये कहा था कि जो लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर हैं वो कहीं पर भी स्टेटस को यथास्थिति को में कोई बदलाव नहीं कर रहे थे, इसलिए मेंटेनेबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट अब तक नहीं गया था। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, हाल ही में जो एक आदेश आया था निचली अदालत का, जिसमें व्यास जी के तहखाने को खोलने का आदेश दिया गया था, उसके बाद से ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या यहाँ के जो 10 जो बाकी जो तहखाने हैं उनमें पूजा अर्चना की जो मांग है उनको पहले कोर्ट सुनेगा या इन दो पहलुओं को पहले सुनेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बात है, हिंदू पक्ष लगातार ये कहता है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ उनकी एक याचिका लंबित है, जिसमें उन्होंने इस पूरे कानून को ही असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की है। तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि उनकी उस याचिका के लंबित रहते हुए ये दलीलें कहीं टिकती नहीं है जो मुस्लिम पक्ष उठा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि आज वो सबसे पहले किस मामले पर सुनवाई करता है। क्या जो एक कार्बन डेटिंग की या ASI के सर्वे की मांग की जा रही है वजू खाने और उसके आसपास की जगहों की, उसको आज सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले लेगा, या फिर तहखाने को खोले जाने की जो मांग की जा रही है हिंदू पक्ष की, उस पर गौर करेगा। जी, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उसमें कई चीज़ें साफ होंगी, लेकिन अगर आज की दलीलों की बात की जाए तो आज किस तरीके की दलील सामने पेश की जा सकती है? देखिए, इसमें हिंदू पक्ष ये दलील बहुत मजबूती से रख सकता है कि जो ASI की अभी जो रिपोर्ट एक आई थी उसमें किस तरह से ये तथ्य निकल करके आए हैं। जो याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बहुत सारे मंदिर के अवशेष पाए गए हैं, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें पुराने मंदिरों के जो मूर्तियां थी, स्तंभ थे, वो मिले हैं। तो इसीलिए उनका ये दावा और मजबूत तरीके से वो रखेंगे कोर्ट में कि बाकी 10 तहखानों का भी सर्वे हो और वहां पर भी ये बात निकल के आ सकती है कि किस तरह की वहां पर चीजें मिलेंगी। क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें जगह जगह ऐसे चिन्ह हैं जो ये सीधे सीधे साबित करते हैं कि ये एक मंदिर है। यहाँ पर कमल के चित्र पाए, कमल के स्कल्पचर्स पाए गए हैं, अलग अलग फूलों के अलग अलग भाषाओं में, जो यहाँ तक कि दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी कुछ लेख मिले हैं। तो ये लगातार दावा हिंदू पक्ष का है कि यहाँ पर सभी तहखानों का सर्वे हो तो उनके दावे को और मजबूती मिलेगी। ठीक विकास, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ एट 10 में आगे बढ़े इससे पहले ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद खबर होगी झारखंड से जुड़ी हुई, जहां चंपई सोरेन सरकार के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। न्यूज़ एट 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के जरिए चंपई सोरेन अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए हैदराबाद के रिजॉर्ट में रोके गए गठबंधन सरकार के विधायक वापस रांची लौट आए हैं। विधानसभा की दलगत स्थिति देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्लोर
टेस्ट में शामिल होने की इजाजत दे दी है। इस बीच जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से रांची वापस लौट गए हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और चंपई सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के बाद इन विधायकों को झारखंड से दूर भेज दिया गया था। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए चंपई सोरेन को 41 विधायकों का समर्थन हासिल करना होगा। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन का दावा है कि उसके पास 47 विधायकों से ज्यादा का समर्थन है। चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में वह हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। फ्लोर टेस्ट पास कर देंगे, मोर देन सफिशिएंट, नॉट लेस देन 47। फ्लोर टेस्ट पास कर देंगे, मोर देन सफिशिएंट, नॉट लेस देन 47। तो वहीं झारखंड में विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भले ही चंपई सोरेन विश्वास मत जीत ले, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार घोटालों में लिप्त रही है। 2019 के पहले इस गठबंधन ने जनता और युवाओं से कुछ वायदे किए थे। 4 सालों में उन वायदों को उन्होंने पूरा करने की जगह भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी और जिसके कारण हेमंत जी की सरकार चली गई। फिर चंपई जी ने शपथ ग्रहण किया है, उनका 1 साल का कार्यकाल है। उम्मीदें हैं कि झारखंड के जिन सवालों को लेकर के और जिन विषयों को उठा करके आप सत्ता में आए थे, जो हेमंत जी नहीं कर पाए वो आप करें। रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज चंपई सोरेन सरकार का बहुमत परीक्षण है, आपसे कुछ देर में सर्किट हाउस के लिए रवाना होने वाले होंगे विधायक? देखिए, निश्चित तौर पर करीब 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जो आज विशेष सत्र बुलाया गया है, और कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी और वो टेंटेटिव टाइम 11:15-20 के आसपास गवर्नर विधानसभा पहुंचेंगे और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी सर्किट हाउस से विधायक नहीं निकले हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुछ ही वक्त में सारे विधायक एक ही साथ एक बस में यहां से रवाना होंगे, क्योंकि लगातार जो विधायकों को है एक साथ रखने की कोशिश हो रही है ताकि जो विधायकों में किसी तरह की टूट फूट की जो स्थिति या डर उनके मन में है वो ना हो। हालांकि अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जो है आज फ्लोर टेस्ट आसानी से पास कर लेगी, लेकिन आने वाले दिनों में जो इनकी चुनौतियां हैं वो निश्चित तौर पर इनके सामने देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लगातार कहा जाए कि कांग्रेस खेमे में जो विधायक है उनमें इस बात को लेकर नाराजगी है कि अगर मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन जो कहा जा रहा है कि 7 तारीख को होगा, अगर उस एक्सपेंशन में नए चेहरों को जगह नहीं मिलती है तो हो सकता है कि बगावत के सुर जो है वो उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये लगातार जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से ही जो कांग्रेस के नए विधायक है इस बात को लेकर अपनी आवाज को रख रहे हैं कि जो नए पुराने जो मंत्री थे उनके कोटे से उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, तो नए चेहरों को जगह मिले। तो इस बात के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि 7 तारीख का जो एक्सपेंशन होगा उसमें किस तरीके से किन चेहरों को और किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, ताकि जो सरकार पर एक भ्रष्टाचार का दाग पिछले 4 सालों में लगा है और उसी के तहत जो हेमंत सोरेन थे वो जेल में है और फिलहाल उनसे ईडी इंट्रोगेशन कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कई अन्य मंत्रियों पर भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो वैसे में सरकार की भी ये कवायद होगी कि क्योंकि नेक्स्ट ईयर यहाँ चुनाव भी होना है, तो वैसे में भ्रष्टाचार के दाग को छुड़ाकर वो जनता के बीच जाए, तो इस तरह का प्रयास और आने वाले दिनों में ये चुनौती रहेगी। लेकिन आज जो संकेत है वो फिलहाल ये लग रहा है कि सरकार आसानी से अपना फ्लोर टेस्ट पास कर लेगी। जी हाँ दिवाकर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट जो है महज एक औपचारिकता भर लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि चाहे फ्लोर टेस्ट पास हो जाए लेकिन आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये सरकार घोटाले में ही लिप्त रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कल से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी जब नई सरकार बनी है, इसके पहले भी हमलावर रही है, लेकिन थोड़ी और ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, हमलावर हो गई है कि सरकार तो बनी है, ठीक है, हम इनको जो सकारात्मक कार्य है वो अगर निभाते हैं तो उनमें हमारी भूमिका पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन ये ऐसा ना होना चाहिए कि चंपई सोरेन की जो सरकार है वो हेमंत सोरेन पार्ट 2 हो जाए। तो इसको लेकर लगातार कल जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, भाजपा की कल देर रात में बैठक हुई है, उस दौरान बाबूलाल मरांडी चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, विपक्ष के नेता जो है अमर कुमार बावरी है, उन लोगों ने साफ संकेत दिया है कि जिस तरीके से
सरकार पिछले 4 सालों में भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। अगर सरकार उसी रवैये पे काम करेगी तो भाजपा जनता के बीच जाएगी और लगातार जो सरकार के खिलाफ आवाज है उसे और भी बुलंद करेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन भी चंपई सोरेन के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर बहुत हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उसको लेकर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव भी नजर आती है। ठीक, दिवाकर, यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट ने इजाजत दी है कि वो फ्लोर टेस्ट में मौजूद रह सकते हैं। क्या हेमंत सोरेन के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहने की उम्मीद है? निश्चित तौर पर देखिए, हेमंत सोरेन निश्चित तौर पर आज विधानसभा जाएंगे और चूंकि उनको लग रहा है कि वो अपनी बात को विधानसभा के जरिए जनता के बीच पहुंचाएंगे, क्योंकि आज जब उनका भाषण होगा एक तरीके से, जब राज्यपाल अपने अभिभाषण के जरिए जब शुरुआत करेंगे सत्र की, तो उसके बाद उस पर चर्चा भी होगी। तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन तो फ्लोर टेस्ट में मौजूद ही रहेंगे और उसके बाद वो हो सकता है कि अपनी बात पार्टी की ओर से वो वहां पर रखे और उसके बाद जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है उसके अगेंस्ट में लगातार उनके पार्टी हमलावर है, तो वो सब मुद्दे को हो सकता है हेमंत सोरेन कोशिश करेंगे कि वो विधानसभा के जरिए जनता के बीच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। न्यूज़ 10 में आगे बढ़े, एक बार नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब। नकल और पेपर लीक के खिलाफ भी पेश होगा बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। काशी में ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से वजूखाने समेत इमारत के नीचे मिले 10 तहखानों में एएसआई सर्वे की मांग, जबकि मुस्लिम पक्ष ने केस की मेंटेबिलिटी पर उठाए हैं सवाल। झारखंड में नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आज पहला टेस्ट। फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी रहेंगे मौजूद। सरकार बनाने के लिए 41 सदस्यों का समर्थन जरूरी। दिल्ली में बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी से क्राइम ब्रांच ने मांगा सबूत। आज देना होगा दोनों को जवाब। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण जनजीवन पर असर। मैदानी इलाकों में बारिश ने भी बढ़ाई परेशानी। अगले 2 दिन ऐसे ही मौसम रहने के आसार। और ग्रैमी अवार्ड में मची भारतीय संगीत की धूम। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति ने जीता बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने जीता दूसरा ग्रैमी। आगे बढ़ते हैं और अब खबर गुजरात से। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। अजहरी पर अपने भाषण और बयानों के जरिए नफरत फैलाना और लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप है। पिछले कई दिनों से एटीएस अजहरी की तलाश कर रही थी। आरोप है कि इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को जूनागढ़ में नफरती भाषण दिया था। अजहरी की गिरफ्तारी से पहले भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजहरी के 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं अब खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में योगी आदित्यनाथ की सरकार 3-4 औद्योगिक गलियारे बनाने के लिए धनराशि का आवंटन कर सकती है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए भी धन का आवंटन किए जाने की संभावना है। योगी सरकार गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी आवंटन कर सकती है। बजट सत्र 12 फरवरी तक चलेगा और आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-2025 का बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड प्रदेश प्रतिनिधि मंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन में पक्के पटल पर रखा जाएगा। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। समान नागरिक संहिता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2022 के चुनावी वादों में शामिल था, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता
में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3-4 बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे। विशेषज्ञ समिति ने उप समिति बनाकर समाज के विशिष्ट लोगों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ भी चर्चा की और सुझाव लिए। समिति को करीब 2.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। आपको बता दें कि यूसीसी ड्राफ्ट में 16 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। क्या हैं ये प्रस्ताव, इन पर नजर डाल लेते हैं। पहला ये कि लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाई जाएगी, जिससे वे विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सकें। साथ ही विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। साथ ही यूसीसी ड्राफ्ट में कहा गया है कि पति पत्नी दोनों के तलाक के समान अधिकार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड हैं। उसके साथ ही पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाद पर रोक लगेगी। और यूसीसी ड्राफ्ट में कहा गया है कि उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से अधिक है। इसके अलावा जो प्रावधान है उसमें यह कहा गया है कि नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति के मौत पर मिलने वाले कंपनसेशन में माता पिता का भी हिस्सा होगा। अगर बात की जाए अब मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस में अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उनके भरण पोषण का दायित्व पति पर होगा। मेंटेनेंस के बाद अगर बात की जाए अडॉप्शन की, तो सभी को मिलेगा गोद लेने का अधिकार। यूसीसी ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार। गोद लेने की प्रक्रिया अब आसान की जाएगी यूसीसी के जरिए। इसके साथ ही हलाला और इद्दत पर अब रोक लगेगी। और अगर लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाए तो लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा। उसके साथ अगर गार्जियनशिप के बारे में देखा जाए तो बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को अब आसान किया गया है। यूसीसी ड्राफ्ट में ये कहा गया है पति पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकती है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये तो थे यूसीसी ड्राफ्ट में प्रावधान। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं अवधेश नौटियाल। अवधेश, यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और विधानसभा सत्र शुरू होते ही जब ये यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया जाएगा तो इसके पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रावधान है और 2022 का जो वायदा था उत्तराखंड सरकार का वो पूरा करने जा रही है। देखिए बिल्कुल भावना, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में धामी सरकार ने वादा किया था जनता से कि हम उत्तराखंड को पहला राज्य बनाएंगे जहां पर जो है यूसीसी लागू करेंगे, तो बिल्कुल उत्तराखंड जो है पहला राज्य बनने जा रहा है। आज जो है 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र है और आज पहले दिन जो है जो वर्तमान विधायक जिनका निधन हुआ है और 4 पूर्व विधायक, तो आज निधन पर शोक के प्रस्ताव हैं। उसके साथ ही कार्य मंत्रालय की बैठक होगी और कार्य मंत्रालय की बैठक में जो है यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर बिजनेस एजेंडा तय होगा। कल सुबह यानी 6 तारीख को जो है यूसीसी जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा और जिसमें सत्ता पक्ष चाहता है कि इसमें विस्तार से चर्चा हो, इसके हर बिंदु पर चर्चा हो और चर्चा के बाद ये पास हो। वहीं विपक्ष की भी पूरी तैयारी है। विपक्ष अवधेश, यहाँ मैं आपको एक पल के लिए रोकना चाहूंगी और एक बड़ी खबर हमने आज शुरुआत न्यूज़ 10 की शुरू करी थी, जहां भारतीय संगीत ने एक बार फिर फहराया है परचम। ग्रामी अवार्ड जीता है भारतीय संगीत के हमारे मशहूर सिंगर शंकर महादेवन ने, साथ ही जाकिर हुसैन ने। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह फोन लाइन पे। सोनल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि भारतीय संगीत ने एक बार फिर धूम मचाई है, ग्रामी अवार्ड हमारे नाम हुआ है। जी बिल्कुल मचाई है और उसके लिए जितनी की जाए सराहना की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी शुभकामनाएं दी जाए उतनी कम है। मैं ये कहना चाहूँगी कि श्री शंकर महादेवन जी का बहुत बड़ा
योगदान रहा है, मैं उनकी बहुत प्रशंसक रही हूँ। वो न केवल कंठ संगीत में निपुण है, उनकी रेंज जो है तीनों सप्तकों में, मंद्र, मध्य और तार सप्तक में, लेकिन बहुत इनोवेटिव है, बहुत उनके अलग अलग क्रिएटिविटी है। मुझे बहुत सुंदर उनका जो आवाज़ है बहुत बढ़िया है। और जाकिर हुसैन जी की तो क्या बात करनी, बड़े पिताजी के सौभाग्यशाली पुत्र हैं। परसों ही मेरा सौभाग्य था, उनको मैंने बिरजू महाराज पहला अवार्ड प्रदान किया कमानी सभागार में। और अभी भी इतने ही विनम्र हैं ये दोनों, जो इतने बड़े कलाकार हैं। उनके साथ और भी जो दो हैं, जॉन मैक्लॉलिन हैं। तो एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के ये मैक्लॉलिन जो हैं और बीटल्स जो कहे जाते थे, उनका बहुत बड़ा नाम था दुनिया में, आज भी है। वो उनके शिष्य रहे हरिद्वार में, ऋषिकेश में। दूसरी बात कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार अब कहा है विकसित भारत, लेकिन 1000 आने वाले 1000 वर्ष भारतवर्ष के तो हैं ही। तो मुझे लगता है कि इसकी शुभ शुरुआत हो चुकी है। अनेक क्षेत्रों में भारत परचम लहरा रहा है, कला के क्षेत्र में भी। ग्रैमी अवार्ड का बहुत बड़ा नाम है। मैं हृदयपूर्वक सब कला जगत की ओर से इनको शुभकामनाएं देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और करते रहें। दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते रहें, भारतवर्ष का नाम विश्व भर में प्रख्यात करें, यशस्वी हो, कल्याण हो। जी, साथ ही सोनल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दुनिया का सबसे सम्मानित म्यूजिक अवार्ड है ग्रैमी, और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को भी दूसरी बार ग्रैमी मिला है। ओहो, ये तो भाई तो श्री कृष्ण के ही आशीर्वाद होंगे, है ना। सबसे बड़े बांसुरी वादक विख्यात विश्व में, तीनों लोकों में तो श्री कृष्ण ही हैं। तो राकेश भाई को भी बहुत बहुत हृदय पूर्वक मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और ये शुभकामना देती हूँ कि और आगे भी ये सारे लोगों को और अवार्ड मिले, भारत का नाम रोशन करें। सोनल जी, जिस तरीके से हमने ऑस्कर्स में जब RRR को अवार्ड मिला था, दुनिया भर से संदेश आए थे और हर क्षेत्र में जो है भारत अपना परचम लहरा रहा है, और कला के क्षेत्र में आज एक और नाम हमारा रोशन हुआ है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं आप जो इस शक्ति बैंड को जो है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है? आज विश्व में जो सोशल मीडिया, यूट्यूब के द्वारा सभी, यानी वो क्राउडेड हो गया है, इतना ज्यादा हो रहा है काम हर एक क्षेत्र में, विशेष करके कला के क्षेत्र में। आज हजारों लाखों करोड़ों ऐसी ऑर्केस्ट्राज, ऐसे ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उसमें ऐसे शक्ति ग्रुप और अनामी शक्ति है, तो और क्या होना था, शक्ति ही होगा, शक्ति वर्धक होगी। तो उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, बार बार मिलता रहे। मुझे तो यही कहना है कि भारत की जो उज्जवल प्रतिभा है, चमक रही है, सूर्य की तरह दमक रही है, और ये सब इनके प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं फिर से देती हूँ। बहुत बहुत आनंदित हैं हम सब लोग, और आशीर्वाद देती हूँ। मैं आशीर्वाद देने की अब मेरी क्षमता हो गई है सभी की ओर से, कला जगत की ओर से, और हृदय पूर्वक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद सोनल मानसिंह जी, आपका अपने विचार हम तक साझा करने के लिए। तो ये तो थी मशहूर शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह, जो ग्रैमी अवार्ड पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही थी, और उन्होंने कहा कि ये जो उपलब्धि है वो सच में सराहनीय, और उन्होंने सभी बैंड मेंबर्स को अपनी बधाई दी। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। कश्मीर घाटी में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इसके कारण कल श्रीनगर हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के बाकी हिस्सों के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला वैकल्पिक बांदीपोरा, गुरेज और मुगल रोड पर वाहनों का आवागमन बंद है। हालांकि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 वाहनों की आवाजाही के लिए खुला है। प्रशासन ने कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की है। स्थानीय लोगों को अगले कुछ घंटों तक बेवजह आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि कश्मीर में हुई बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटक खुश हैं। बर्फबारी उत्तर कश्मीर के हीरपोरा, राजधान टॉप, पीर की गली, साधना टॉप, सिंथन टॉप, जोजिला, सोनमर्ग और प्रसिद्ध स्की स्थल गुलमर्ग में हुई है। तो सफेद चादर से ढका हुआ है इस समय जम्मू कश्मीर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के शिमला में ओले गिरने की खबर है। इसके अलावा भारी बर्फबारी भी यहां पहाड़ों पर हो रही है। भारी बर्फबारी के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है। वाटर और पावर सप्लाई भी बाधित हुई है। कई सड़कों को बंद कर दिया गया है, यानी आम जनजीवन पर असर होने लगा है। खास तौर पर सड़कें बर्फ से जाम हो गई हैं और यातायात अवरुद्ध होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 7 तारीख से हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। बढ़ते हैं आगे और खबर है अब जहां विपक्षी इंडी गठबंधन आपसी खींचतान में उलझा हुआ है, तो वहीं भाजपा अपने 2024 के एजेंडे को धार देने में लगी हुई है और जमीनी काम तेजी से कर रही है। भाजपा ने देश के हर गांव तक पहुंचने के लिए रविवार से राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 7 लाख गांव तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने हिमाचल में पार्टी संगठन की बैठक की, तो विभिन्न राज्यों ने भी भाजपा के संगठन की बैठक हुई और 2024 के अभियान को तेज करने पर मंथन हुआ है। चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में भाजपा धीरे धीरे चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। इस कड़ी में बीजेपी ने रविवार से राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान शुरू किया है। ये अभियान 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख गांवों और शहर के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी रहेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस अभियान के तहत भाजपा के 988 जिलों और 16,188 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत विभिन्न प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर मार्गदर्शन किया। 2.5 घंटा चलने वाली इस बैठक में 2024 चुनाव की दृष्टि से समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। 2024 में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतने के लिए किस किस तरीके के साथ संगठन को आगे बढ़ना है, वह समस्त दिशा निर्देश आज की बैठक में दिए गए। उधर राजस्थान में भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी की अध्यक्षता में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हिस्सा लिया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राजस्थान सभी 25 सीटों पर भाजपा विजयी होगी। निश्चित रूप से 25 सीटें हम लोग जीतेंगी और लोकसभा में भी पिछली बार से ज्यादा हमको बहुमत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। मध्य प्रदेश भाजपा के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रविवार को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर दीवार लेखन किया।
इस अवसर पर चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक प्रदीप त्रिपाठी सहित जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो इनपुट के साथ धर्मशाला से नंदिनी मित्तल और भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ते आगे, दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक प्रदर्शनी लगी हुई है जिसकी थीम है शक्ति, फेयर एंड फियर्स। क्या कुछ खास है इस प्रदर्शनी में, जानते हैं अपनी सहयोगी कृतिका भारद्वाज की इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली की मॉडर्न आर्ट गैलरी में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर आज एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है मीनाक्षी लेखी द्वारा। और इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास है और इसकी थीम है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में आर्ट एडवाइज़र और राइटर सुषमा जी इस वक्त मौजूद है। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पे। आज जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट? ये एग्जीबिशन सेलिब्रेट करती है क्या विमेन एंड विमेंस अचीवमेंट एंड विमेंस एम्पावरमेंट, बिकॉज आपको पता है हमारी सोसाइटी में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड विमेन हैव बीन मार्जिनलाइज्ड। उनके ऊपर जो वायलेंस, जो इनजस्टिस होता है वो सब जगह है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके काम को दर्शाएं, लोगों को बताएं। तो फेयर एंड फियर्स उसी कनेक्शन में एग्जीबिशन है जिसमें 100 काम है और 55 आर्टिस्ट की कंट्रीब्यूशन लगी है। पहला है वॉइस एंड विजन, जिसमें विमेन ट्राई टू डिस्क्राइब हाउ दे feel about the world and how the world treats them. For example, here, Seema Kohli's work, it talks about embryonic, the creation and the procreation process, and the domestic, जो घरेलू ज़िंदगी है औरतों की, उनके बारे में जो उनसे स्ट्रगल है, उनकी जो नेचर से कनेक्शन है, ये सब एक ही पेंटिंग में उसने इकट्ठा दर्शाया है। औरतें हैं वो अपना ज़िंदगी तो ठीक कर रही हैं, साथ में सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। और ये देखिए, चंबा रुमाल में 10 महाविद्या हैं। कितना खूबसूरत पेंटिंग है। और ये पेंटिंग के ऊपर ड्रॉ करके उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है धागों से। तो हमने हाई आर्ट एंड लो आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, इनको एक साथ करके इनकी दूरियां कम करने की कोशिश की है। तो ये एग्जीबिशन जो है वो कब तक चलने वाला है? लोग किस तरीके से यहाँ पर आकर इसे देख सकते हैं? ये 31 मार्च तक है और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कुछ जैसे टॉक्स और गाइडेड टूर्स और वर्कशॉप्स भी करने के प्लान हैं। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख के इससे इंस्पायर हों और इसको सीखें। थैंक यू सुषमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मॉडर्न आर्ट गैलरी में इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पे हमने आपको अलग अलग परंपराएं दिखाई, वहाँ की कलाकृतियाँ दिखाई और किस तरीके से इस वक्त मॉडर्न आर्ट गैलरी में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस बार की जो थीम है वो भी, उसका नाम भी शक्ति ही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ कृतिका भारद्वाज, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। न्यूज़ 10 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। स्वच्छता सबसे पहले तो हमें ही से चालू होगा ना। अपने घर को हम ही साफ करेंगे ना, सरकार आके थोड़ी करेगी। सरकार तो बाहर का करेगी। तो हम अपने घर आसपास की सफाई की जिम्मेदारी हमारी ही है। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जुड़िए डीडी